कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। खाना खत्म होने के बाद स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आप मीठा क्यों नहीं लाए अंगद जी? आपको पता है ना, मुझे खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है। अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। स्नेहा चौंकते हुए बोली, आप ऐसी मुस्कुरा क्यों रहे हैं अंगद जी? अंगद अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाकर बोला, डोंट वरी, तुम्हारे मीठे की क्रेविंग मैं पूरी कर दूंगा। ये बोलते हुए उसने अपनी टंग को हल्का सा बाहर निकाला और फिर अपने होठों पर घुमाया। स्नेहा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने तुरंत अपने आसपास देखा। मेहंदी वाली बेशक उसके पैरों पर मेहंदी लगा रही थी, लेकिन इतना तो कन्फर्म था स्नेहा को कि अभी भी वो उन दोनों की बातें सुन रही होंगी। और ऊपर से उनके आसपास इतने लोग थे, अगर किसी ने कुछ देख लिया तो। वो जल्दी से बोली, रहने दीजिए, मुझे कोई मीठा नहीं चाहिए, मैं अपनी क्रेविंग बाद में पूरी कर लूँगी। अंगद अब हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, सॉरी बीवी, लेकिन ये मीठा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इसके बिना तो खाना पूरा हो ही नहीं सकता, और ये तुम्हें खिलाए बिना तो मैं खुद नहीं रह सकता। ये बोलकर अब उसने स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रख दिया। अब स्नेहा की धड़कनें और भी ज़्यादा रफ्तार से दौड़ने लगी थी। वो सच में इस वक्त हद से ज़्यादा डरे जा रही थी। अंगद लगातार उसके चेहरे पर झुक रहा था और फिर वो अपने चेहरे को बिल्कुल स्नेहा के चेहरे के करीब ले आया और उन्हें शिद्दत से चूमने लगा। स्नेहा के लिए तो जैसे पूरी दुनिया कुछ पलों के लिए रुक गई। वो अपने लबों को खोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अंगद उसे बड़े ही प्यार से चूम रहा था। स्नेहा को अब तक तो डर लग रहा था, लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुकी थी, बस अंगद के प्यार को महसूस कर रही थी। वो मीठा जो अंगद उसे बहुत प्यार से खिला रहा था, उस मीठे का स्वाद ले रही थी और तकरीबन 10-15 सेकंड में ही अंगद पीछे की तरफ भी हो गया। उसने अपने और स्नेहा के लबों के आगे अपना हाथ रखा हुआ था, तो अगर किसी ने उन्हें देखा भी होगा तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया होगा जो वो दिखाना नहीं चाहता। और अगर कोई देख भी रहा है तो अंगद मित्तल को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो मेहंदी वाली जो स्नेहा के पैरों पर मेहंदी लगा रही थी, वो उस किस को महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसे अंगद के लबों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। लेकिन उसकी क्या मजाल कि वो अपना चेहरा उठाकर उन दोनों की तरफ देख जाए। स्नेहा का चेहरा अब शर्म से लाल हो चुका था। वो किसी और को देखना तो दूर की बात, अब अंगद को भी नहीं देख पा रही थी। और अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे मेकअप में ये कमी है तो मैं कब का तुम्हारे पास आकर वो कमी पूरी कर चुका होता। खूबसूरत तो तुम पहले भी बहुत लग रही थी, लेकिन अब जो कश्मीरी सेब तुम बनी हुई हो ना, वो तो कयामत है कयामत। उसकी बात पर स्नेहा का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो अपनी नज़रें उठाते हुए उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। और अंगद अब एक बार फिर से हल्का सा उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मीठा कैसा लगा तुम्हें? स्नेहा ने अपने लोअर लिप अंदर की तरफ दबाया और बोली, मीठे से भी ज़्यादा मीठा। अंगद ने तुरंत बोला, अगर और मीठा चाहिए तो चले कमरे में। स्नेहा ने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अब वो अपने पैरों पर लगी हुई मेहंदी की तरफ देख रही थी जो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। स्नेहा ने उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा, और कितना वक्त लगेगा? वो मेहंदी वाली अब थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, बस कंप्लीट हो गई है ये, लेकिन अब आप अपने पैर कुछ पलों के लिए नीचे मत रखिएगा। अभी आपकी मेहंदी पूरी तरह से सूखी नहीं है, नीचे से डिज़ाइन खराब हो जाएगा। अंगद तुरंत बोला, ऐसे कैसे खराब हो जाएगा? ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा। स्नेहा चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। अंगद ने अब अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला और नोटों का एक बंडल निकाला। स्नेहा जल्दी से बोली, आपको अलग से इन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है अंगद जी, सासू माँ ने ऑलरेडी। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी, क्योंकि अंगद वो पैसे मेहंदी वाले को नहीं दे रहा था, बल्कि वो उन पैसों को स्नेहा के ऊपर से घुमा रहा था, जैसे उसकी नज़र उतार रहा हो। उसको सर से लेकर उसके पैरों तक वो पैसे लगातार 5 बार घुमाने के बाद मेहंदी वाले की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आप रख लीजिएगा। उस लड़की ने तुरंत वो पैसे रख लिए और वहाँ से चली गई। स्नेहा तो बस अंगद की तरफ देखती रह गई। वहीं अंगद ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, मेहंदी लगवाना बीबी की ख्वाहिश होती है, और वो मेहंदी किसी भी तरह से खराब ना हो, ये पति का फर्ज होता है। स्नेहा अपनी बाहों को उसके गले पर लपेटते हुए बोली,
कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हैं आप? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि आजकल तो अंगद मित्तल को अपनी बीवी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। अंगद ने अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हें लगता है अंगद मित्तल लोगों की बातों की फिक्र करता होगा? स्नेहा ने अपना चेहरा नामे हिला दिया और अब उसने अंगद के सिर के पीछे से अपने हाथ की तरफ देखा जहाँ पर अंगद का नाम खूबसूरती से लिखा हुआ था। उसकी नज़रें पीछे की तरफ देख अंगद जल्दी से बोला, पीछे क्या देख रही हो? स्नेहा ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, कुछ खास नहीं, बस आपका नाम मेरे हाथों पर मेहंदी से लिखा हुआ है और सोच रही थी कि बेशक से मेरी मेहंदी का रंग गहरा ना भी आए, क्योंकि इस बार मुझे मेहंदी देखकर ये पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। आपका प्यार मुझे आपकी आंखों में दिखाई देता है अंगद जी। स्नेहा की बात पर अंगद जल्दी से बोला, तुम मेरी आंखों का प्यार देखना, लेकिन मुझे तो तुम्हारे हाथों पर अपना नाम देखना है। ये बोलते हुए उसने स्नेहा को बेड पर बिठाया। वो उसे लेकर अपने रूम में पहुंच चुका था, लेकिन अब स्नेहा ने तुरंत अपना हाथ पीछे किया और बोली, नहीं अभी नहीं, कल सुबह जब मेहंदी का रंग चढ़ेगा तब दिखाऊंगी, अभी उतना अच्छा नहीं लगेगा। अंगद उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, लेकिन मुझे अभी देखना है और तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो बीबी। ये बोलते हुए वो उस पर झुक रहा था। स्नेहा अब थोड़ा और पीछे हुई और बोली, क्या है अंगद जी, मैं कह रही हूँ ना आप इसे कल देखिएगा, अभी नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद ने उसके करीब बैठकर पीछे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसे गौर से देखने लगा। उसके हाथ पर बड़ी ही खूबसूरती से नाम लिखा हुआ था, लेकिन अंगद का नहीं बल्कि संगम का। अंगद हैरान हुआ। स्नेहा ने अब अपना दूसरा हाथ आगे किया और बोली, उस पर संगम का नाम है, लेकिन इस पर आपका नाम है। वो मुझे संगम का नाम भी लिखवाना था। जब मैं मेहंदी लगवा रही थी तो वो मेरे पास आया था और पूछ रहा था कि क्या मैं उसका नाम भी लिखवाऊंगी, तो मैंने लिखवा लिया। उसकी बात पर अंगद मुस्कुराया। उसने पहले उसके संगम वाले हाथ को चूमा और फिर उस हाथ को भी चूम लिया जिस पर उसका खुद का नाम लिखा था, जो हद से ज़्यादा खूबसूरत था। और ना सिर्फ अब उसके हाथ पर किस किया, बल्कि अब वो धीरे धीरे उसकी कलाई और उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा था। स्नेहा बिस्तर पर पीछे की तरफ झुक रही थी और अब जब अंगद लगभग से उसकी गर्दन तक पहुंच गया तो वो जल्दी से बोली, संगम वो शायद सोया नहीं होगा अंगद जी, एक बार हम पहले उसे देख लें। अंगद मुस्कुराकर बोला, पिया उसे संभाल रही है, वो उसे अब तक तो सुला भी चुकी होगी। उसकी बात पर अब स्नेहा खामोश हो गई और फिर अंगद ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो उसे बेहद प्यार से किस करने लगा था। गार्डन में तो उसने स्नेहा को बस 15 सेकंड के लिए किस किया था, लेकिन अब वो इतनी जल्दी स्नेहा को छोड़ने नहीं वाला था। स्नेहा धीरे धीरे बिस्तर पर पूरी तरह से लेट चुकी थी और अंगद भी उस पर पूरी तरह से झुका हुआ था। सिर्फ अंगद ही स्नेहा को किस नहीं कर रहा था, बल्कि स्नेहा भी उसे पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे रही थी। और फिर वो दोनों कौन सी दुनिया में खो गए, उन दोनों को ही पता नहीं चला। बाहर मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था और सब लोग अपने घर जा चुके थे। पूरा मित्तल परिवार भी सो गया था और अब सुबह के तकरीबन 8 बजे स्नेहा अंगद की बाहों में सिमटी हुई थी। अंगद की आंखें खुली और उसने स्नेहा की तरफ देखा जिसका सिर उसके कंधे पर था। वो कुछ पल यूं ही उसकी तरफ देखता रहा और उसके बालों को सहलाता रहा। तभी उसे स्नेहा के होठों से दर्द भरी आह सुनाई दी। अगले ही पल उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसने तुरंत स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम्हें पेन हो रहा है क्या? स्नेहा ने अपनी आंखें खोली और अपने पेट पर अपना हाथ रखते हुए बोली, पता नहीं क्यों अंगद जी, यहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उसकी ये बात सुनते ही अंगद की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। स्नेहा के चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। अंगद अपनी लाइफ में एक बार ऐसी तकलीफ बर्दाश्त कर चुका था जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। एक बार वो अपनी खुशियों को बर्बाद होते हुए देख चुका था। अब वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। इसलिए स्नेहा के हल्के से दर्द से भी उसे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। वो जल्दी से बोला, हम हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल जाने की बात सुनकर स्नेहा चौंक गई। वो जल्दी से बोली, इतनी भी ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है अंगद जी कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। और वैसे भी आज नेहा की हल्दी का फंक्शन है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से
उनकी शादी का ये फंक्शन खराब हो। रात को संगीत भी है, ऐसे में हमारा अभी हॉस्पिटल जाना नहीं हो पाएगा। अंगद ऊपर की तरफ उठते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना बीबी, हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। इट मीन्स हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेरे लिए किसी भी शादी, किसी भी रस्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम और हमारा बेबी है स्नेहा। उसकी बात सुनकर स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या ही कहे। एक तरफ उसे अंगद पर प्यार भी आ रहा था और दूसरी तरफ उसे हंसी भी आ रही थी। और उसके एक्सप्रेशंस देखकर अंगद उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? स्नेहा ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए आप और आपका प्यार कभी मजाक हो ही नहीं सकते अंगद जी। लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि आप कितनी जल्दी पैनिक हो जाते हैं। वैसे तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन आपका दिल ना एकदम सॉफ्ट है। ज़रा सी भी टेंशन हुई नहीं कि आप घबराना शुरू कर देते हैं। आपसे अच्छी तो मैं हूँ जो इतनी जल्दी पैनिक नहीं करती। अंगद अब एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो देना और फिर दोबारा उसे कुछ मिले तो वो उन चीज़ों को अपनी धड़कनों से भी ज़्यादा संभाल कर रखता है। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि जब तुम कुछ खोओगी तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुमसे ज़्यादा दर्द तो मुझे होगा। उसकी बात पर स्नेहा उसकी तरफ देखती रह गई। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने अंगद पर हंसकर गलती की। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और बोली, ठीक है अंगद जी, हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। और मेरी बातों से आपको जो बुरा लगा उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप ना बिल्कुल सही कहते हो कि मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ। कभी कभी कुछ भी बोल जाती हूँ, लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। उसकी बात पर अंगद उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूम कर बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है वाइफी। आई नो तुम बेवकूफ़ हो और अपनी बेवकूफ़ी तुम कई बार प्रूव कर चुकी हो, तो सॉरी बोलने की ज़रूरत तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बात पर स्नेहा उसे घूर घूर कर देख रही थी और अब अंगद हंस रहा था। स्नेहा का दर्द अब गायब हो चुका था, लेकिन उसे अंगद के साथ हॉस्पिटल तो जाना ही था। कुछ ही देर में वो दोनों पूरी तरह से रेडी हुए और फिर नीचे आए। स्नेहा ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और फिर अंगद के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। शारदा जी ने भी उन्हें नहीं रोका। वो नहीं चाहती थी कि शादी की भाग दौड़ में कहीं स्नेहा कुछ ज़्यादा ही लोड ना ले ले। वो भी चाहती थी कि एक बार तो उसका चेकअप अच्छे से हो ही जाए। उनके जाने के बाद वो किचन की तरफ जाने ही वाली थी कि सुमित्रा जी मुँह बनाते हुए बोली, काम चोरी तो कोई यहाँ के लोगों से सीखे। बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं, लेकिन हर दूसरे दिन हमें तो कोई हॉस्पिटल लेकर नहीं गया और ना ही हमारे बच्चों को कुछ हुआ। पर आजकल के लोग बस जरा सा दर्द हुआ नहीं कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, फिर बेशक से घर में कितना ही काम क्यों ना हो। उनकी बातों का मतलब शारदा जी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो तुरंत बोली, तुम्हारी ये टोंट करने की आदत जाएगी नहीं ना सुमित्रा। बेशक से कोई तुम्हें कुछ ना कहे, लेकिन तुम्हें सब कुछ कहना है। और शायद अब तुम बहुत जल्दी अपनी इस आदत के लिए पछताने वाली हो। सुमित्रा जी अब डाइनिंग टेबल से उठी और अपनी फ्रूट की प्लेट अपने हाथ में लेते हुए बोली, मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं दीदी, आप तो बेवजह गुस्सा कर रही हैं। पर कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। और बेशक से उसमें किसी का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन सामने वाला तो सब समझ ही जाता है कि उसके लिए कब क्या कहाँ और क्यों कहा गया है। खैर मैं चलती हूँ और इंतज़ार करती हूँ कि आप मुझे पछताने का मौका कब देंगी। ये बोलकर वो अपने रूम में चली गई और शारदा जी को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आया। वो गुस्सा करने वाली इंसान नहीं थी, लेकिन सुमित्रा जी की हरकतों ने उनके नाक में दम करके रख दिया था। वो अब खुद से ही बोली, बस एक बार ये शादी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती निया जब इस घर से विदा हो तो इस घर के दो टुकड़े हों। सिर्फ उसी के लिए चुप हूँ, वरना अब तक तो तुम सच में पछता रही होती सुमित्रा। ये बोलकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ अंगद और स्नेहा दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और इस वक्त वो दोनों डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर ने स्नेहा के चेकअप कर लिए थे और उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। अंगद के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी और उसे परेशान होते हुए देख स्नेहा को भी बुरा लग रहा था। वो बस मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि उनका बेबी पूरी तरह से ठीक हो। अब डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई और बोली,
शायद आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेते हैं मिस्टर मित्तल, बट इट्स ओके। आप जैसे हस्बैंड इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो अपनी बीवी का इतना ख्याल रखे। मैं तो कहती हूँ भगवान को ऐसे हस्बैंड और भी बनाने चाहिए, और जब भी मेरी शादी हो तो मुझे भी ऐसा ही केयरिंग हस्बैंड मिले। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने तुरंत अंगद के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। उसके चेहरे पर अजीब सी पजेसिवनेस नजर आ रही थी। अंगद जल्दी से बोला, सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अब्सोल्युटली सब कुछ ठीक है मिस्टर मित्तल। आपका बेबी और आपकी वाइफ दोनों पूरी तरह से ठीक हैं। और आई मस्ट से आपने अपनी बेबी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा हुआ है, इसलिए आपके बेबी की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और रही बात दर्द की, तो दर्द मसालेदार खाने से हुआ है। आपकी वाइफ को अब थोड़ा नॉर्मल खाना खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चटपटा और ज़्यादा तीखा खाना उन्हें ऐसा पेन दे सकता है। अंगद ने अब स्नेहा को घूर कर देखा। स्नेहा जल्दी से बोली, आपने ही तो खिलाया था, और वैसे भी शादियों में तो चटपटा खाना ही होता है। अब मैं रूखा सूखा घास फूस खाऊं क्या? डॉक्टर हंसकर बोली, ओ इट मीन्स आपके घर में शादी चल रही है। इट्स ओके, एक दो दिनों की बात अलग है, पर कोशिश कीजिएगा कि आप शादी के बाद अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन कर सकें। बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों पूरी तरह से बेफिक्र रहिए। अंगद ने एक गहरी सांस ली, वरना अब तक तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान सूली पर लटका रखी है। स्नेहा के साथ वो हॉस्पिटल से बाहर आया, और अब स्नेहा अचानक से ही हंसने लगी। पहले तो उसके हंसने पर अंगद को बुरा लगा था, लेकिन अब उसके हंसने पर अंगद अजीब सा मुंह बना रहा था। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहा था ना मैंने आपसे कि आप सच में बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं अंगद जी। मैं और आपका बेबी दोनों पूरी तरह से ठीक है, लेकिन आपको ये जो बेचैनी होती रहती है ना, मुझे लगता है मुझे इसका कोई इलाज ढूंढना होगा। ये बोलकर वो अपनी उंगली को अपने गाल पर रख कर बार बार टैप करने लगी थी। अंगद ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, अब तुम्हें हल्दी के लिए देरी नहीं हो रही? उसकी बात पर स्नेहा ने अब अपना माथा पीटा और बोली, ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई। चलिए अंगद जी, जल्दी चलिए, निया की हल्दी का फंक्शन शुरू होने में मुश्किल से आधा घंटा बचा है। हमें वहाँ पहुँचना भी है और रेडी भी होना है। ये बोलकर वो तुरंत गाड़ी में बैठने लगी। अंगद ने उसे अपनी तरफ दोबारा घुमाया और बोला, वैसे तुम्हें हल्दी से कुछ याद नहीं आ रहा क्या? स्नेहा ने हैरानी से पूछा, मतलब हल्दी से क्या याद आना चाहिए अंगद जी? अंगद अब उसके चेहरे पर झुका और बोला, कुछ खास जो शायद रंगों से ही जुड़ा है। मेरा मतलब है होली। उसके मुंह से होली का नाम सुनते ही स्नेहा के रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने और अंगद ने अपनी पहली होली सेलिब्रेट की थी, और वो भी ब्यास मेंशन में, जहाँ पर वो दोनों रंगों के नशे में डूबे एक दूसरे के करीब हुए थे। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। अंगद अब एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और बोला, वो मैं ये सोच रहा था कि आज भी क्यों ना कुछ ऐसा ही किया जाए। स्नेहा जल्दी से बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप अंगद जी? देखिए, आप ऐसा वैसा कुछ मत कीजिएगा। उस दिन की बात तो अलग थी, लेकिन आज। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, आज आज कुछ भी तो नहीं, आज भी वही होगा, और मैं देखता हूँ मुझे कौन ही रोकता है। उसकी धमकी सुनकर स्नेहा के होश उड़ गए। निया इस वक्त आईने के सामने बैठी थी और स्नेहा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसने अपनी आंख से हल्का सा काजल लिया और फिर निया के कान के पीछे लगाते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निया हंसी और बोली, आप ना अब बिल्कुल शारदा माँ की तरह बातें करते हो। जैसे वो सबकी नज़र उतारती हैं, वैसे अब आप मेरी नज़र उतार रही हो। उसकी बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराने लगी। पहले तो उसे भी ये सब अजीब लगता था कि ऐसे कैसे नज़र लगती है, और ऐसे काजल के टीके से कैसे नज़र उतर जाती है, लेकिन अब वो कब खुद ही ये हरकतें करने लगी उसे पता भी नहीं चला। वहीं अब पिया वहाँ पर आई और निया की तरफ देखते हुए बोली, वाओ दी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये बोलकर अब उसने स्नेहा की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, और आप भी भाभी, आप पर ये येलो कलर का शरारा सूट बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वैसे आप साड़ी भी पहन सकती थी। मेरा मतलब है येलो कलर की साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगती है। तो आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी? स्नेहा ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। वो क्या ही बताए पिया को कि उसने साड़ी क्यों नहीं पहनी।
वैसे ही अंगद बोल रहा था कि आज वो हल्दी पर उसके साथ होली वाला वो सब करेगा, और ऐसे में अगर स्नेहा साड़ी पहन लेती तो फिर तो अंगद को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। उसे साड़ी में देखकर तो वैसे ही अंगद के दिल के तार बजने लगते थे। वो कुछ सोचते हुए बोली, वैसे ही मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने ये शरारा पहन लिया। क्या मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही? पिया जल्दी से बोली, अच्छी? आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं भाभी, लेकिन आप ना एक काम कीजिए, येलो कलर की बिंदी भी अपने माथे पर लगा लीजिए, उसमें आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और हाँ, मैं ये गजरा भी आपके बालों पर लगा देती हूँ। ये बोलकर उसने ड्रेसिंग पर रखा हुआ गजरा उठाया और स्नेहा के बालों पर लगाने लगी। स्नेहा कम से कम सुंदर लगना चाहती थी, हालांकि वो सुंदर लगना भी चाहती थी, लेकिन अंगद के लिए वो 2-4 चीज़ों का परहेज कर रही थी ताकि अंगद उसे देखकर इतना बावला ना हो जाए कि निया की हल्दी छोड़कर वो पहले स्नेहा के साथ रोमांस करने लगे। लेकिन अब उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने माथे पर बिंदी तो लगा ही ली थी, और अब वो सच में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। निया को लेकर वो दोनों बाहर आई। बाहर आते ही स्नेहा की नज़रें इधर उधर घूम रही थी। वो अंगद को ढूंढ रही थी, वहीं अंगद काफ़ी दूर खड़ा था, लेकिन उसकी घूरती हुई नज़रें स्नेहा पर ही थी। उसे लग रहा था कि स्नेहा साड़ी पहनेगी, लेकिन उस शरारा सूट में देखकर उसे स्नेहा पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन ऐसे भी उसे स्नेहा कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। अब वो भी आगे की तरफ आया। वो आयुष के साथ बात कर रहा था। जैसे ही वो आयुष के साथ वहाँ पर आया, सबने आयुष को वहाँ पर बैठने के लिए कहा और फिर हल्दी की रस्म शुरू हो गई। शारदा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, ये रस्म तुम्हें शुरू करो स्नेहा, आखिर तुम्हारा तो इस रस्म को करने का डबल हक बनता है। स्नेहा मुस्कुराई और आगे की तरफ आ गई। तभी सुमित्रा जी बोली, आप तो हर बात पर स्नेहा को ऐसे आगे कर देती हैं जैसे बाकी सबका तो कोई हक ही नहीं है। पिया निया की सगी बहन है, उसे भी हक होना चाहिए सबसे पहले अपनी बहन और अपने जीजू को हल्दी लगाने का। लेकिन नहीं, आपको तो स्नेहा के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता। शारदा जी ने उनकी बात सुनकर इधर उधर मेहमानों की तरफ नज़र घुमाई। वहाँ पर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। अगर अकेले में सुमित्रा जी ने ये बात कही होती तो शायद शारदा जी को बुरा नहीं लगता, लेकिन इतने सारे मेहमानों के बीच उन्हें सच में बहुत बुरा लग रहा था। तभी अंगद तुरंत बोला, अगर निया सबसे पहले हल्दी लगाना चाहती है तो उसके पास जुबान है चाची जी, वो बोल सकती है। आपको उसकी ज़ुबान बनने की ज़रूरत नहीं है। वो भी जानती है कि अगर उसका किसी चीज़ के लिए मन है तो यहाँ पर सब लोग अपने मन की छोड़कर पहले उसकी इच्छा को तवज्जो देंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिया जल्दी से बोली, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आई मीन भाभी हल्दी लगाएं या फिर मैं, बात तो एक ही है ना। और मैं तो खुद चाहती हूँ कि भाभी ही निया को पहले हल्दी लगाएं। यू नो वाट, मुझे लगता है कि भाभी बहुत ज़्यादा लक्की हैं। अगर उनके हाथों से हल्दी की रस्म की शुरुआत होगी तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी बात सुनते हुए सुमित्रा जी का चेहरा गुस्से से लाल था, और इसी बात पर उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था कि औरों से वो क्या ही उम्मीद करें जब उनके अपने बच्चे ही उनकी किसी बात में उनका साथ नहीं देते थे। वहीं आभा भी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही पिया कि स्नेहा बहुत लक्की है, उसके आते ही मेरी गोद भर गई थी। मेरे लिए तो स्नेहा किसी लक्की चार्म से कम नहीं। स्नेहा की आंखों में लगभग से आंसू आ गए थे। बेशक से सुमित्रा जी उससे नफरत करती थी, लेकिन बाकी सब लोग जो उसे प्यार करते थे और उसके लिए लड़ने को भी तैयार हो जाते थे, उनका प्यार उसे कितना सुकून देता था वो बता नहीं सकती थी। वहीं शारदा जी अब सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम्हें कुछ और कहना है सुमित्रा, या फिर हम जल्दी की से रस्म शुरू करें? सुमित्रा जी ने बस हल्का सा मुंह बनाया और वहीं पर खड़ी रहीं। स्नेहा अब आगे आई और बड़े ही प्यार से उसने पहले आयुष को हल्दी लगाई और फिर निया को। वो उन्हें खूब सारी ब्लेसिंग दे रही थी, और उसके हल्दी लगाने के बाद अब बाकी सब भी एक एक कर उन दोनों को हल्दी लगा रहे थे। वहीं अंगद भी आगे आया। अभी स्नेहा वहीं पर थी। अंगद ने हल्का सा नीचे झुकते हुए स्नेहा की कमर पर जिस तरह से अपना हाथ रखा, स्नेहा एक पल के लिए सिहर उठी थी। अगर यहीं पर उसका ये हाल है तो अंगद अगर उसे रूम में ले गया तो ना जाने उसका क्या ही हाल होगा। ये सोच कर ही अब वो तुरंत वहाँ से पीछे की तरफ हट गई।
वहीं अंगद के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। निया और आयुष को हल्दी लगाने के बाद अब वो पीछे की तरफ हटा और फिर बाकी सब मेहमान भी एक एक कर उन दोनों को हल्दी लगाने लगे थे। लेकिन अंगद की नज़रें अब स्नेहा को ढूंढ रही थी। वहीं स्नेहा तुरंत मेहमानों की खातिरदारी में लग गई ताकि उसे बिजी देखकर अंगद उसके पास आए ही ना। लेकिन अचानक से ही संगम उसके पास आया और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा माँ, मुझे प्लीज़ मेरे रूम में लेकर चलो ना, मुझे ये हल्दी अच्छी नहीं लग रही, मुझे मेरे रूम में जाकर कार्टून देखने हैं। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराई और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। वैसे तो संगम 5 साल से ज़्यादा का था, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो स्नेहा से जिद कर रहा था, तो स्नेहा खुद उसे अंदर लेकर आई। जबकि ऐसे तो संगम सारा दिन ही घर में उछलता रहता था। उसने संगम को बेड पर बिठाया और फिर उसका फेवरेट कार्टून शो भी लगा दिया। संगम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी, लेकिन स्नेहा को नहीं पता चला कि वो शरारती मुस्कुराहट किस लिए है। अब वो रूम से बाहर आई। बाहर आते ही उसने एक सर्वेंट को संगम को कुछ सर्व करने के लिए बोल दिया था, उसके फेवरेट चिप्स और जूस कुछ भी। और अब वो बाहर गार्डन एरिया की तरफ जा ही रही थी, लेकिन अचानक ही एक सर्वेंट उसके पास आई और बोली, ऊपर आपके रूम में वाशरूम में पानी का टैप बंद नहीं हो रहा छोटी मालकिन, मैं उसका क्या करूं? उसकी बात सुनकर स्नेहा हैरानी से बोली, ऐसे कैसे पानी का टैप बंद नहीं हो रहा? सुबह तो ठीक था। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ गई। जैसे ही वो अंदर आई, पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अगले ही पल स्नेहा ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। उसे महसूस हो गया कि पानी का टैप तो पता नहीं, लेकिन वो फिलहाल अंगद के ट्रैप में ज़रूर फंस चुकी है। उसकी बढ़ती हुई सांसों का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था और अब अंगद उसके करीब बढ़ने लगा। तभी स्नेहा की नज़र सामने टेबल पर गई, जहाँ पर हल्दी से भरा हुआ बाउल था। वो तुरंत अपने होठों को दबाते हुए बोली, मत कीजिए ना अंगद जी, बाहर सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और आप मेरे साथ यहाँ पर ये सब। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी, क्योंकि अब अंगद ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया था। उसे देखते हुए स्नेहा की बोलती एकदम से बंद हो गई थी और अब अंगद उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, तुम सच में चाहती हो मैं ये सब नहीं करूं? उसके सवाल पर अब स्नेहा की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। ऐसे कैसे ही वो अंगद को मना कर दे? भला ऐसा कभी हो सकता है कि अंगद उसे प्यार करे और उसका वो प्यार लेने का मन ना हो? वहीं अंगद ने अब उसे कमर से पकड़ते हुए ही पीछे की तरफ घुमाया, जहां अब उसकी कमर टेबल से लग चुकी थी और वो उस टेबल पर हल्दी से भरा हुआ बाउल पड़ा था। अंगद ने अपना हाथ उस हल्दी में डाला और फिर काफ़ी सारी हल्दी लेकर अपना हाथ स्नेहा के गाल पर रख दिया। स्नेहा की आंखें तुरंत बंद हो गई थी। वो अंगद के प्यार में खोने लगी थी और अंगद का हाथ अब उसकी गर्दन और उसके गालों पर चल रहा था। स्नेहा ने अपने दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर कस दिए थे। अंगद उसके चेहरे पर झुका और बोला, एक पल भी तुम मुझे रेसिस्ट नहीं कर पाती हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हो, हल्का सा हाथ लगा दूँ तो पागल होने लगती हो और फिर कहती हो कि अंगद जी प्लीज़ ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसकी ये बात सुनते हुए स्नेहा की धड़कनें और भी ज़्यादा शोर करने लगी थी। दोपहर के तकरीबन 3 बजे अंगद स्नेहा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर आया। उन दोनों के बदन पर और कपड़ों पर भी इस समय बहुत सारी हल्दी फैली हुई थी और वो बेडशीट जो बिस्तर पर बिछी हुई थी वो भी पूरी हल्दी से भर चुकी थी। लेकिन पहले अंगद स्नेहा के साथ शावर लेने वाला था, उसके बाद ही वो दोनों रूम का हुलिया ठीक करने वाले थे। वो दोनों शावर के नीचे आकर खड़े हो गए और जैसे ही उन दोनों के बदन पर पानी गिरा, उनकी वो हल्दी उनके जिस्मों से उतरकर नीचे की तरफ बहने लगी और वाशरूम का पूरा फर्श भी जैसे उस हल्दी की वजह से पीला हो गया। और फिर तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो दोनों वाशरूम से बाहर आए। अब स्नेहा और अंगद दोनों ही बाथरूम में थे। अंगद जाकर बेडशीट को चेंज करने लगा तो स्नेहा उन दोनों के लिए कपड़े निकालने लगी। अब रात को निया और आयुष दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उसमें अभी काफ़ी टाइम बचा था, तो वो दोनों फिलहाल अपने नॉर्मल कपड़े ही पहन रहे थे। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, मुझे तो टेंशन हो रही है। अंगद जो बेडशीट चेंज कर रहा था हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। स्नेहा एक बार फिर से बोली, पता नहीं सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हल्दी की रस्म में से गायब हो गए हम
और अब 4 बजने को आए हैं, लेकिन एक बार भी हम नीचे नहीं गए। पता नहीं सब लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अंगद अब उसके पास आया और बोला, कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा। अगर सोच भी रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हल्दी दूसरों की, लेकिन सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। उसकी बात पर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंगद उसे कंधों से पकड़कर बोला, और हाँ, तुम ना अब जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, वरना फिर मत कहना कि हल्दी के बाद फर्स्ट नाइट भी साथ के साथ ही मना ली। तुम्हें यूं देखकर मेरा मूड एक बार फिर से हो रहा है, और फिर जब तुम्हारी चाल बिगड़ती फिर शायद लोग बहुत कुछ बोल सकते थे। स्नेहा मायूसी से बोली, चाल तो मेरी पहले ही बिगड़ी हुई है अंगद जी, अब उससे ज़्यादा क्या ही बिगड़ेगी, और लोग अभी भी उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। अंगद उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसे अब रियलाइज़ हुआ कि उसने गलत बोल दिया। स्नेहा अब अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई और अंगद अभी भी वहीं खड़ा था। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था। तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो दोनों रूम से निकले और बाहर की तरफ आए। अंगद घर से बाहर जा रहा था तो स्नेहा उसे रोकते हुए बोली, अब आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में सब गेस्ट आने लगेंगे और सिर्फ 1-1.5 घंटा ही है, उसके बाद तो हमें भी रेडी होना होगा ना। अंगद उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, जल्दी ही आ जाऊंगा, बस एक छोटा सा काम है, वही करने जा रहा हूँ। तब तक तुम संगम को देख लो, कहीं बाद में वो तुमसे शिकायत ना करे कि मम्मा आप तो अच्छे से रेडी हो गई, लेकिन मुझे तो हैंडसम बॉय बनाया ही नहीं। उसकी भी कुछ फ्रेंड्स शादी में आने वाली हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम उनके सामने उसकी बेइज्जती करवा कर रख दो। उसकी बात पर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई और अब अंगद के चेहरे पर स्माइल लिए बाहर की तरफ चला गया। स्नेहा ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर बोली, दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये बोलकर वो हंसी। सामने से शारदा जी की आवाज़ आई, अब बाप बेटे हैं तो एक जैसे ही तो होंगे, और तुम्हें पता है ये तो अंगद बीच में थोड़ा सा खड़ूस हो गया था, लेकिन जब तनुश्री थी ना तब वो ऐसा ही था, एकदम खुश दिल मिजाज का। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, पर उसका एटीट्यूड ही ऐसा था कि लोग उसके सामने कुछ बोलते ही नहीं थे। शायद इसलिए लोगों को उससे दुश्मनी हो जाती है। ये बोलते हुए उनकी नज़रें सुमित्रा जी पर थी, और जब सुमित्रा जी ने उनकी नज़रें खुद पर महसूस की तो वो तुरंत बोली, ये आप मुझे क्यों टेढ़ा टेढ़ा देख रही हैं? शारदा जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैंने तो सिर्फ तुम्हें देखा है सुमित्रा, अब अगर तुम्हें मेरी नज़र टेढ़ी लग रही है तो इसमें मेरी क्या ही गलती है? मैं तो तुम्हें प्यार से ही देख रही हूँ। ये तो तुम्हारी समझ में खोट है जिसे ना तुम ठीक कर सकती हो और ना ही मैं। उनकी इस बात पर सुमित्रा जी और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो गुस्से से बोली, कुछ ज़्यादा ही अहंकार नहीं आ गया है आप में? पहले तो आप मुझे कभी ऐसे ही सुनाती नहीं थी, लेकिन अब तो आपकी ज़ुबान रुकती नहीं है। लगता है बेटे और बहू की वजह से कुछ ज़्यादा ही गुमान आ गया है। लेकिन भूलिएगा मत भाभी कि आपका जो बेटा है ना, कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता घर में, बस उसका दबदबा है, वरना उसके अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है कि वो मित्तल प्रॉपर्टी को संभाल सके। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे उसकी औकात दिखाने में। और रही बात आपकी इस बहू की, तो अब इससे तो मैं क्या ही कहूँ। ढंग से चल तो सकती नहीं, लेकिन जुबान इसकी अच्छे से चलती है। काश वो भी थोड़ी लंगड़ी होती इसके पैर की तरह। जैसे ही उन्होंने कहा, शारदा जी गुस्से से चिल्लाई, सुमित्रा, और एक जोरदार थप्पड़ उन्होंने उसके गाल पर जड़ दिया। सुमित्रा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके गाल पर शारदा जी की उंगलियों के निशान भी छप गए थे। शारदा जी भी इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। अंगद और स्नेहा के बारे में ऐसी बातें वो कभी नहीं सुन सकती थी। थप्पड़ की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि जो लोग अंदर रूम में बैठे थे वो भी अब तुरंत बाहर आ ही गए थे। स्नेहा भी जल्दी से शारदा जी की तरफ आई और बोली, माँ संभालिए खुद को। सुमित्रा जी गुस्से से गुर्राते हुए बोली, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा? ये बोलते हुए वो अपनी जहर उगलती हुई नज़रों से शारदा जी की तरफ देख रही थी। किशोर जी सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ सुमित्रा, तुम इतनी जोरों से चिल्लाई क्यों? सुमित्रा जी गुस्से से गरजते हुए बोले, अभी भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं क्यों चिल्लाई? आपको मेरा हाल नहीं दिख रहा? आपकी प्यारी भाभी जिसे आप भगवान की तरह पूजते हैं, उन्होंने हाथ उठाया है मुझ पर।
पर नहीं, आपको ये सब क्यों दिखाई देगा? आपको तो बस मेरी गलतियां नजर आती हैं। ध्रुव आगे की तरफ आया और बोला, प्लीज माँ शांत हो जाइए, गेस्ट हाउस में मेहमान आए हुए हैं, अगर वो लोग ये सब देखेंगे तो कितना बुरा लगेगा। सुमित्रा जी अब गुस्से से कांपते हुए बोली, और मैं तुमसे क्या ही उम्मीद करूं? आज तक तुम्हें कभी तुम्हारी माँ दिखाई दी है जो अब नजर आएगी? मैं तुम लोगों के लिए लड़ती मर गई, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो जैसे मेरी कोई कद्र ही नहीं है। तुम लोगों के सामने मुझसे मारपीट की जा रही है और तुम लोग हो कि मुझे समझने की बजाय मुझे समझा रहे हो। तभी पीछे से अंगद की आवाज़ गूंजी, किसने की है आपसे मारपीट? उसकी आवाज़ सुनकर सबकी नज़रें अंगद की तरफ उठ गई थी, जो अभी 5 मिनट पहले ही वो वहां से गया था, लेकिन अब इतनी जल्दी वापस भी आ गया। सुमित्रा जी दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी माँ ने, इन्होंने हाथ उठाया है मुझ पर। तुम तो हमेशा कहते हो ना कि इस भर में कभी किसी पर अत्याचार नहीं हो सकता, तो अब तुम अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहोगे जिन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है? शारदा जी की आंखों में नमी तैर रही थी। स्नेहा जल्दी से अंगद के पास आई और बोली, ऐसा नहीं है अंगद जी, जैसा आप समझ रहे हैं, सासू माँ ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो सुमित्रा चाची। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सुमित्रा जी गुस्से से बोली, अरे तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा तो पता ही है कि तुम क्या ही कहोगी। अपनी सासू माँ की गलती छुपाओगी। बेशक से पैर नहीं चलता तुम्हारा, लेकिन दिमाग तुम्हारा बहुत चलता है। दिमाग चला चला कर ही तो अंगद को अपने जाल में फंसाया है तुमने। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। ऐसी बातें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वहीं अंगद अब उनके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और बोला, जो आप बोल रही हैं ना, अब तो मुझे कन्फर्म हो गया है कि मेरी मॉम ने आप पर हाथ उठाकर कोई गलती नहीं की। अगर इसी तरह की बातें आपने पहले भी की है तो आई स्वेयर मेरी मॉम ने तो आप पर सिर्फ अपना हाथ उठाया है, मैं तो ना जाने क्या ही कर जाता। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी अब तुरंत किशोर जी और ध्रुव की तरफ गईं और बोली, देखा देखा आपने कैसे आपके सामने अंगद मुझे धमका रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है। अब तो मैंने सोच लिया है, आज निया की शादी है ना, लेकिन अब ये शादी तब होगी जब इस घर का बंटवारा होगा, वरना मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। उनकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। उनकी बात सुनकर सब सिर्फ हैरान ही नहीं थे, बल्कि सबको तकलीफ भी हो रही थी। ऐसे कैसे वो मित्तल मेंशन के बंटवारे की बात कर सकती हैं, मित्तल प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कर सकती हैं? ध्रुव जल्दी से बोला, ये आप क्या बोल रही हैं माँ? माना आपके और बड़ी माँ के बीच कोई भी बहस हुई होगी, उन्होंने आप पर हाथ उठाया होगा, लेकिन आप ऐसे कैसे? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सुमित्रा जी बोली, मतलब तुम्हारी नज़र में उनका मुझ पर हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस यूं ही हो गया होगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ध्रुव। तभी निया गुस्से में बोली, और मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ कि आप अपने फायदे के लिए आप मेरी शादी इस तरह से रोक देंगे। अगर आपको मेरी शादी से प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा कहिए ना, वैसे भी आप हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी और अब आप बहाना ढूंढ रही हैं। लेकिन ये भूल जाइए आप कि मैं आपकी बातों में आऊँगी। आपको प्रॉपर्टी का लालच होगा, लेकिन मुझे ना इस घर से कुछ चाहिए और ना ही कभी कुछ चाहिए होगा। आयुष मुझे खुश रख सकता है, वो मेरी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है, और मैं जानती हूँ कि आप बेशक से बंटवारे के ऊपर मेरी शादी रोकने की बात करेंगी, लेकिन अंगद भाई ऐसा कभी नहीं होने देंगे, है ना भाई? आप ये शादी नहीं रुकने देंगे ना? ये बोलते हुए वो अंगद की तरफ देख रही थी। अंगद अब उसके पास आया और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, डिमांड करने का हक हर किसी का होता है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी होगी या नहीं ये ज़रूरी नहीं होता। चाची जी को इस घर का बंटवारा चाहिए, लेकिन इस घर का बंटवारा नहीं होगा और ना ही तुम्हारी शादी रुकेगी। उसकी बात सुनकर निया के चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। सुमित्रा जी चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ, तुम क्यों बंटवारों के लिए मानोगे? क्योंकि इस बंटवारे से अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान होगा तो वो तुम्हें ही तो होगा। अब तो तुम मित्तल इंडस्ट्रीज के सीईओ बनकर घूम रहे हो, लेकिन अगर बंटवारा हो गया तो सारा कुछ ध्रुव के हाथ में आ जाएगा और तुम वहाँ के सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर रह जाओगे। उसकी बात पर अंगद कोई जवाब देता उससे पहले ही ध्रुव बोला, और आपको किसने कह दिया मॉम कि मैं मित्तल इंडस्ट्रीज का सीईओ बनूंगा? सीरियसली आपने मुझे अपनी तरह समझा है क्या? उसकी इस बात पर सुमित्रा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ध्रुव आगे आया और अंगद की तरफ देखते हुए बोला,
मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है अंगद। तुम बेशक से मेरे छोटे भाई हो, लेकिन तुमने इस घर को हमेशा बड़े बेटे की तरह संभाला है, और मुझे तो जब बिजनेस में इंटरेस्ट है ही नहीं तो मैं बिजनेस संभाल कर क्या करूँगा। 1 महीना नहीं लगेगा और मित्तल इंडस्ट्रीज लॉस में चली जाएगी, तो ये जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर कभी भी नहीं उठाने वाला, बेशक से फिर लोग कुछ भी क्यों ना कहें। ये बोलते हुए वो सुमित्रा जी की तरफ देख रहा था। सुमित्रा जी गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया क्या? अगर ये बंटवारा नहीं हुआ तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। शारदा जी अब सुमित्रा जी के करीब आई और बोली, और मैं भी देखती हूँ कि तुम ये शादी होने से कैसे रोकती हो सुमित्रा। मैंने आज तक तुम जैसी माँ नहीं देखी। तुम मेरे बच्चों को तो माँ का प्यार नहीं दे पाई, लेकिन कम से कम अपने बच्चों की तो माँ बन जाओ। उनकी खुशियों की तो परवाह कर लो। निया प्यार करती है आयुष से, और अगर आज उसकी शादी टूट गई तो सिर्फ उसकी शादी नहीं, उसका दिल भी टूट जाएगा, उसके ख्वाब टूट जाएंगे जो वो पिछले इतने दिनों से देख रही है। तुम ये सब कैसे होने दे सकती हो? सुमित्रा जी जबड़े कसते हुए बोली, ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो मेरे बच्चे हैं, मैं खुद देख लूँगी कि मुझे उनके ख्वाब पूरे करने हैं या नहीं। शारदा जी अब थोड़ा शांत होकर बोली, तुम्हें जो देखना है तुम देखती रहना, लेकिन ये शादी होकर ही रहेगी। तभी अंगद वहाँ पर आया और बोला, एग्जैक्टली ये शादी होकर रहेगी, और मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कौन रोकता है किसी में दम तो रोक कर दिखाए। ये बोलते हुए उसकी नज़रें सुमित्रा जी पर ही थीं। सुमित्रा जी गुस्से से कांपते हुए अब किशोर जी की तरफ देखने लगी और बोली, अगर आपने शुरू से इस प्रॉपर्टी को संभाला होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये लोग प्रॉपर्टी में हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए घर पर भी इनकी ही चलती है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब अगर आप लोगों को ये शादी करनी है तो बेशक से कीजिए, लेकिन मैं इस शादी का हिस्सा नहीं बनूंगी। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, मतलब चाहिए, और जब तक ये बंटवारा नहीं होगा तब तक मैं पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ गई। किशोर जी के चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने सुमित्रा जी को मनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि एक परिवार परिवार तब होता है जब उसके सारे सदस्य मिलकर एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन सुमित्रा जी के दिल दिमाग में हमेशा प्रॉपर्टी और पावर ही चलती रही। अगर उन्होंने शुरू से उन पर दबदबा बनाया होता तो शायद आज ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता। निया की आंखों में आंसू थे। वो आयुष से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी खुद की माँ ही शादी में नहीं होंगी, ये सोचकर उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। अंगद ने उसे अपने सीने से लगाया और प्यार से बोला, मुझे तेरी आंखों में आंसू नहीं चाहिए। निया रोते हुए बोली, पैसा इतना गंदा क्यों होता है भाई कि रिश्तों को ही खराब कर देता है? क्यों लोग पैसों के आगे कुछ और नहीं देख पाते? मुझे आज सच में बहुत बुरा लग रहा है भाई। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ध्रुव भी उसके पास आया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, प्लीज चुप हो जाओ निया, आज तुम्हारी शादी है। शादी से पहले क्यों रो रही है तू? जितना रोना है विदाई में रोना। उसकी बात पर निया रोते रोते भी हंसने लगी थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।